जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में स्वागत है और अपने आपकी सेकंड बुक का आज छठा जल संसाधन और सातवां खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस को अपने मिशन के साथ। अब की बार 90 पार, आप भी साथ दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? इंडिया में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? 74, 77, 86 या 97? तो इसका सही आंसर है बिल्कुल सही 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 के अंदर। दूसरा प्रश्न है कि भारत में जल उपकर अधिनियम कब पारित हुआ जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है? जल उपकर अधिनियम जिसका उद्देश्य क्या था? प्रदूषण को कम करना। ऑप्शन वही ऊपर वाले चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। सही आंसर बताना है। जल उपकर अधिनियम कब आया? बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन सही है 1977 में। बहुत अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया? अलवर, चूरू, हनुमानगढ़ या बाड़मेर? पहला ऑप्शन अलवर है भाई, दूसरा चूरू, तीसरा हनुमानगढ़, चौथा बाड़मेर। अरवारी पानी संसद क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, अलवर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में धरातलीय व भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? क्षेत्र आपके सामने लिखे हैं। सिंचाई अर्थात कृषि, उद्योग या घरेलू उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो धरातल और भौम जल का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? बिल्कुल सही, सिंचाई या कृषि, सिंचाई। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया? प्रदूषण निवारण अधिनियम संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया? सेम पहले प्रश्न वाले ऑप्शन ही हैं, 74, 77, 86 या 97। देखिएगा, हमने पहला प्रश्न किया था भी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तब हमने कहा भी 1986 में हुआ। फिर एक प्रश्न किया कि जल उपकर अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1977 में हुआ। तो अब दो ऑप्शन फिर आ गए अपने पास भी, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब पारित हुआ? तो सही आंसर बिल्कुल सटीक 1974 के अंदर, 1974 के अंदर ये जो एक्ट है, अधिनियम है, वो बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग अधिक है? भौम जल, भूमिगत जो जल है, उसका सबसे अधिक उपयोग वाला राज्य बताना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उपरोक्त सभी? तो आप सबको अच्छे से समझ होनी चाहिए इस बात की भी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों ही भौम जल का सबसे अधिक उपयोग करने वाले राज्य हैं इंडिया के अंदर। तो सही ऑप्शन 4 नंबर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत का नदी बेसिन नहीं है, यानी कुछ 4 नदी बेसिन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सी साउथ इंडिया का नदी बेसिन नदी है वो नहीं है। कावेरी, कृष्णा, पेनार या गंगा बेसिन? कावेरी आपको पता है साउथ में है, कृष्णा साउथ में है, पेनार साउथ में है, गंगा तो ये तो ऊपरी रहेगी, नॉर्थ जोन के अंदर है। तो कौन सी नहीं है? गंगा बेसिन नहीं है। उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, अजैव, जैव, अनवीकरणीय या चक्रीय संसाधन। आपको पता है पानी को वापस प्राप्त किया जाता है, चक्कर चलता रहता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, भाप से बादल बन जाते हैं, बादल से वापस बारिश हो जाती है, वापस पानी आ जाता है। तो कौन सा हुआ? चक्रीय संसाधन, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? ये उत्तर देना है। दक्षिणी भारत का वो राज्य जो भौम जल का उपयोग प्रतिशत में उसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा
है वो बताना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिएगा कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात यानी परसेंटेज निम्नलिखित सेक्टर में से किस में है? देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक जो इस्तेमाल है वो किस सेक्टर में होता है? सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो इसी तरह का प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, भाषा का ही फर्क है। तो सही आंसर क्या होगा? सिंचाई। सिंचाई नहीं आकर ऑप्शन में कृषि भी हो तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कृषि में सिंचाई के अंदर इसका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर नंबर 1 हो गया। अगला प्रश्न है कि रालेगन सिद्धि गांव देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है, यह किस राज्य में है? रालेगन सिद्धि का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। आपको पता है ये अन्ना हजारे का गांव है, कोई नहीं भूल सकता अन्ना हजारे को, सबको याद है अच्छे से उनका आंदोलन। रालेगन सिद्धि उनका मूल गांव है, वो किस राज्य में है? तो बिल्कुल सही, महाराष्ट्र के अंदर रालेगन सिद्धि गांव है, यानी अन्ना हजारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? जल जो संग्रहण संरचना है उनको बनाना अनिवार्य कर दिया है, वो स्टेट बतानी है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन तमिलनाडु दक्षिण भारत का वो राज्य है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो भूमजल का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण कुंड या टांका में किया जाता है? तो कुंड या टांका जल संग्रहण की कुछ यूनिट हैं, इनका इस्तेमाल, इन शब्दों का इस्तेमाल या इन कुंड और टांकों का कहाँ पर, किस राज्य में सबसे अधिक होता है या होता ही है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, राजस्थान में कुंड, टांका ये शब्द कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान के अंदर जल संग्रहण की ये तरीके हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 के जल आवंटन में सर्वप्रमुख प्राथमिकता का क्रम क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताओं को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले यही बात आती है भी जो हमारे पास उपलब्ध जल है उसका इस्तेमाल किस क्रम में, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देनी है, फिर किसको। तो इसमें आपसे ये पूछा है सर्वप्रमुख, तो दिए गए चारों में सबसे ज़्यादा किसमें? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जल नीति 2002 के जल आवंटन में 1 नंबर पर जो प्राथमिकता है वो क्या है? पेयजल, यानी सबसे पहले पेयजल, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर सिंचाई की बात आती है, फिर औद्योगिक, फिर नौकायान और उसके बाद जल शक्ति और इनकी बातें होती है बिजली बनाने में। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, समझिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया गया? जल क्रांति अभियान, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन सामने हैं, तो बिल्कुल सही 2015-16 के अंदर, तीसरा ऑप्शन सही है। 2015-16 के अंदर, एक सन छाड़ना हो तो 2015 आप लिख सकते हो, 2015-16 के अंदर जल क्रांति अभियान स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अयस्क का इस्तेमाल है वो एल्यूमिनियम के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है? तो सीधी सी बात है, आपको इसके अंदर का एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बताना है कौन सा है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ध्यान रखिएगा ये दोनों ही लोहे के हैं, आयरन के। लोहे के 2 मुख्य अयस्क पूछ ले तो आप हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लिख सकते हो। और एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? ऑप्शन 3 बॉक्साइट, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है? बॉक्साइट, मैग्नीज, कोयला या अभ्रक? सही आंसर बताइएगा कौन सा है। तो जो 4 खनिज यहाँ पर दिए गए हैं, बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम हो गया, कोयला, अभ्रक और मैग्नीज में धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। बिल्कुल सही, मैग्नीज, Mn, मैग्नीज ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है यानी मिलता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बॉक्साइट जो किसका मुख्य अयस्क है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको बताना है, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़।
सही आंसर है बिल्कुल सही, ओडिशा। मैग्नीज है, बॉक्साइट है, ये सबसे ज़्यादा ओडिशा के अंतर्गत ही होता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है ओडिशा, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़? थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ऊपर वाला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न अभी हमने किया था। 18वें प्रश्न में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, और अब आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य, यानी सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ होता है। दोनों ही प्रश्न का एक ही आंसर है, वो है ओडिशा। तो मैग्नीज का उत्पादन भी सबसे ज्यादा यहीं पर ओडिशा के अंतर्गत होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू ए बिग रिजल्ट्स। 20वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु या असम? तो आपको पता है तेल क्षेत्र की बात आती है और आपको असम दिखाई दे जाए तो फिर सोचने की जरूरत कहाँ है, असम या आसाम? तो राज्य प्रमुख तेल क्षेत्र वाला कौन सा है, असम या आसाम? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, कल्पकम, राणा प्रताप सागर, नरोरा या तारापुर। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, तारापुर, महाराष्ट्र, तारापुर। तारापुर के अंदर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ब्राउन डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, भूरा हीरा। बिल्कुल सही, लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है? कोयले का एक प्रकार है भी। आपको पता है 4 प्रकार हम अक्सर पढ़ते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी है वो एंथ्रासाइट होता है। लिग्नाइट, इसे भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय, जो नया नहीं है, अनवीकरणीय स्रोत, जल, ताप, सौर या पवन? तो सही आंसर बिल्कुल सिंपल सा, थर्मल, यानी ताप की बात आती है, कोयले से बिजली बनाने वाली बात, ताप। अगला प्रश्न देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 48 में, 51 में, 54 में या 67 में? परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है, उसकी स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही, 1948 में। 1948 के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना है वो इंडिया के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी गड़बड़ कर दी है जगह और स्टेट के नाम में, कौन सा है इसके अंदर आपको छांटना है। तो देखिए, तारापुर महाराष्ट्र में ही है, रावतबाटा राजस्थान में है, केगा कर्नाटक में है, नरोरा तमिलनाडु में नहीं है। कौन सा विकल्प सही हुआ फिर यहाँ पर? तीसरा विकल्प, नरोरा। अब आप मुझे ये भी बताइएगा फिर नरोरा है कहाँ, नरोरा किस राज्य में है? और तमिलनाडु का फिर आप ये बताइए भी तमिलनाडु में फिर कौन सा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है वो कार्यरत है, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 26वां, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल जिसको कहते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, की स्थापना कब हुई? 48 में हमने क्या किया, परमाणु ऊर्जा आयोग वाली बात की। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब 1948 में कर ली। अब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात है भी, बताइए कहां पर इसकी स्थापना हुई? बिल्कुल सही, 1984 के अंदर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में। ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग 48 में आया, 48 को उल्टा कर दिया, 8 पहले आ गया, 4 बाद में आ गया, तो क्या बन गया 84, 84। तो 84 में गेल आ गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 के अंदर स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, इनमें से आपको बताना है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। और एक चीज मैं आपको यहां जरूर सलाह दूंगा, आप ये भी देखिएगा ये चारों जगह किस स्टेट के अंदर है। बड़ा मजा आएगा अगर आप इन चीजों को भी देखेंगे भी चारों जगह किस स्टेट के अंदर है। तो भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, झारखंड में है, ये तो बता देता हूं, झरिया झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इलाका ये। अगला प्रश्न देखिएगा,
अधात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक खनिज नहीं है। जिसमें धातु नहीं पाया जाता वो अधात्विक होता है, जिसमें धातु पाया जाता है वो धात्विक है। तो अधात्विक खनिज नहीं है, यानी कौन सा नहीं है इनमें से ये बताना है। अभ्रक है, ये अधात्विक है। चूना पत्थर है, ये अधात्विक है। डोलोमाइट है, ये अधात्विक है। मैग्नीज है, ये धात्विक है। और उसके अंदर भी ध्यान रखिएगा, धात्विक में भी लोह धात्विक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है भी लोह धात्विक एक खनिज का उदाहरण बताइए, तो मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, तो ये लोह धात्विक। अच्छा प्रश्न बनता है, धात्विक खनिज जिनमें धातु पाया जाता है, अधात्विक जिसमें धातु नहीं पाया जाता, और लोह धात्विक और अलोह धात्विक। धात्विक भी दो प्रकार हो गए, जिसमें लोहा मैग्नीज है वो लोह धात्विक है, बाकी के जो तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सारे अलोह धात्विक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो थोड़ा सा समझ के साथ समझते रहें। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसमें से कौन सा खनिज है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म जीवों के अंशों से जो प्राप्त होते हैं। कोयला आपको पता है पेड़ पौधों के करोड़ों साल पहले जमीन में दबने से इनका निर्माण हुआ। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है, वो समुद्र के जलीय जीव जंतुओं के दबने से इनका निर्माण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। कौन सा नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी जो है, जियो थर्मल एनर्जी, ये कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इस प्रश्न का तो उत्तर 4 हो गया। लेकिन समझिएगा, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि 2 जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण दीजिए, तो आप कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस है, ये एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, प्रश्न को ऐसे ही नहीं है भी जल्दी से प्रश्न पढ़ा और उत्तर देने की कोशिश करें। ऑप्शनों के अंदर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियों वाला राज्य। भारत में पवन ऊर्जा, पवन का मतलब क्या होता है? तेज गति से चलने वाली हवा है, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त करने की अनुकूल स्थितियां हैं वो किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो पश्चिमी भारत के अंदर है ही, जिसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है, जहां पर तेज हवाएं चलती है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो 1 नंबर का वैसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, भारत में पवन ऊर्जा के अनुकूल परिस्थितियों वाले राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र है, या इसके पास में इधर कर्नाटक हो गया पश्चिमी साइड वाला, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो पवन ऊर्जा की अनुकूल स्थितियां पश्चिमी साइड के अंदर ही आपको मिलेगी। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। कैसा रहा आज का आपका परिणाम? अपना नाम, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हुए मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर आगे हम नेक्स्ट जो आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो 8वां चैप्टर निर्माण उद्योग और एक 10वां चैप्टर परिवहन और संचार, इसी जियो की 2nd बुक का, उनके ऊपर हम अगला MCQ टेस्ट की बात है वो करेंगे। और इसी प्रकार लाभान्वित होते रहिएगा। अपना रिजल्ट है वो भी हमारे साथ शेयर करते रहिएगा, हमें भी पता चले भी हमारे होनहार हैं वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं, अपना सपना, अपना मिशन अब की बार 90 पार को अचीव करने के लिए कितना प्रयास है वो कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटे प्रश्न तैयार हैं तो बड़े अपने आप तैयार हो जाते हैं। इन्हीं लाइनों में से कुछ प्रश्नों को मिलते जुलतों को एक साथ मिला देंगे तो 2 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। इन्हीं में से कोई रिक्त स्थान के रूप में मिल जाएगा, इन्हीं में से कोई 1 लाइनर के रूप में मिल जाएगा, इन्हीं में से कोई MCQ के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से MCQ जब अभ्यास करते हैं, बशर्ते आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की तरह अगर तैयार करते हो, प्रश्न को अच्छे से समझते हो, फिर ऑप्शन को ध्यान देकर फिर उसका उत्तर लगाते हो, फिर आपका सही होता है, तो रियल में आपका प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल आप अपना सपना है वो सच करेंगे। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।